हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपको यहाँ आई बटन में देखने को मिल रहा होगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, माइक्रो ह्यूमन देख लिया था, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लिए थे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लिए थे, और हमने देखा था फूड पॉइजनिंग, फूड से कैसे पॉइजनिंग होती है। अब उसका देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे बचाएं, ये देखने वाले हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, मतलब फूड को कैसे बचाएं, केमिकल्स मतलब केमिकल्स की मदद से, या कैसे भी फूड को कैसे बचाएं वायरसेस या बैक्टीरिया से। तो पहले केमिकल मेथड देख रहे हैं। केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग फूड स्पॉइल्ड आर नोन एज प्रिजर्वेटिव्स। आप कोई भी पैकेट फूड खरीदना, टेट्रा फूड खरीदना, तो उसमें देखना इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा प्रिजर्वेटिव्स। ये हर पैक्ड फूड में डाला जाता है ताकि वो जो सब्सटेंस है, जो फूड है, वो ख़राब ना हो। वी ऐड सॉल्ट और एसिड टू पिकल्स इवन टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि हम सॉल्ट डालते हैं पिकल्स में, और एसिड मतलब कोई भी H2SO4 मत डाल देना, सल्फ्यूरिक एसिड मत डाल देना। एसिड से यहाँ मतलब है एसिटिक एसिड से मतलब विनीगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। आपने सुना होगा, चाउमीन वगैरह में भी डलता है। फिर देखते हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फेट। या दो एग्जांपल आप बिल्कुल से याद से कर लेना, क्या पता आ जाए, एनसीईआरटी में गिवन है। आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, मतलब सॉल्ट की मदद से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज टू प्रिजर्व द मीट फिश फॉर एजेस, मतलब अगर मीट और फिश हमें रखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले सॉल्ट में रोस्ट कर देते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस एंड टैमरिंड क्या हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, इमली को बोलते हैं टैमरिंड। रॉ मैंगो मतलब कच्चे आम, और आंवला, उसमें अगर सॉइल डाल के रखो तो ख़राब नहीं होते। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर, मतलब शुगर के साथ हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। जैम्स, जेली एंड स्क्वैश आर यूज टू प्रिजर्व बाय शुगर। ये सारी चीज़ें शुगर डाल दो आप, पहले से इसमें शुगर मौजूद होती है इसलिए, ताकि वो प्रिजर्व रहें। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने कैसे वीट में पढ़ा था कि अगर उसमें मॉइस्चर रहता है तो वो कैसे क्या हो जाता है, उसमें फंजाई की से रस्टिंग लग जाती है। वैसे ही शुगर जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट कम कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो ये सब हम जैम्स, जेली और स्क्वैश में यूज़ करते हैं। फिर प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनीगर मतलब वही हो गया आपका एसिटिक एसिड। Oil and vinegar create unfavorable condition for growth of microorganisms. अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब कई होते हैं फेवरेबल कंडीशन जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करे, मगर ये अनफेवरेबल कंडीशन कुछ ऐसी कंडीशंस बना देता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकते। फिर इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फिश, फ्रूट, पिकल्स एंड मीट। फिश, फ्रूट, पिकल्स एंड मीट, ऑयल वगैरह डाल के या फिर विनीगर डाल के, जैसे पिकल्स में विनीगर पड़े रहते हैं तो सालों साल ख़राब नहीं होते। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है, बोथ हाइयर एंड लोअर टेम्परेचर प्रिवेंट्स ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या तो खूब गर्म या तो खूब ठंडा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं होता। तो एक टर्म है पाश्चराइजेशन, सिंपली वही कोने में दी रहती है एनसीईआरटी में और एग्जाम में उठ के आ जाते हो और आप पढ़ना भूल जाते हो। नहीं तो वो दिखती ही नहीं वो, लेकिन वो टीचर को पता है कि वो आपको दिखेगी नहीं तो एग्जाम में डाल देते हैं, लेकिन मैंने नोट किया है ये। हीटिंग ऑफ फूड टू हाई टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड कॉल्ड पाश्चराइजेशन, मतलब कि आपने किसी सब्सटेंस को बहुत गर्म किया फिर एकदम से उसको ठंडा करने के लिए रख दिया, अब उसको आप स्टोर करो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पाश्चराइजेशन। इससे क्या होता है, इट इज़ डन टू किल एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये इसलिए की जाती है ताकि कोई बैक्टीरिया है वो मर जाए और उसकी ग्रोथ कम हो जाए, या तो उसकी ग्रोथ कम हो जाए। अब हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने पढ़ा बहुत जगह कि सॉइल कैसे यूज़फुल है हमारे लिए, तो वो सॉइल को कैसे फर्टाइल बनाता है। तो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर में। तो देखते हैं वो है क्या। केमिकल प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एसिमिलेटेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, एसिमिलेटेड का मतलब होता है उसमें घुल मिल जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। तो ये केमिकल प्रोसेस है जिससे कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल जाता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं।
In leguminous plant, rhizobium helps in the fixation of atmospheric nitrogen. Sometimes nitrogen get fixed through action of lightning. अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, ये लीफ है, और ये मान लो आपका नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन कंपाउंड है। तो ये मान लो ये आया बोलने कि भाई मेरे को अपने साथ ले ले, अपने साथ रख ले, प्लांट से बोला इसने। प्लांट ने बोला नहीं भाई मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं रख सकता, तू मेरी रूट्स के थ्रू आ, मैं ऐसे नहीं रख। तो इसने क्या किया, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से चला गया इनके रूट्स में, मतलब सॉइल के अंदर। अब यहाँ पे इसको नोड्यूल्स मिलेंगे, तो जिनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, उससे हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, और इसे बोलते हैं लेग्यूमिनस रूट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस रूट्स के प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हो गया, वो पीज मटर, वो मटर हो गया आपका, और चने वगैरह जितने हैं उन सब के प्लांट देखना, आप उसके रूट निकालना, तो ऐसे ही होते हैं। तो इस नोड्यूल्स में बैठा होता है आपका एक बैक्टीरिया जो है राइजोबियम। राइजोबियम हेल्प करता है इसको इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने में, फिर ये इसके अंदर जाके प्रोटीन और का ये चीज़ें बनाता है। आवर एटमॉस्फेयर है 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब 100% गैस में से 78% तो नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूएंट्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, मतलब नाइट्रोजन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन्स होता है, क्लोरोफिल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, विटामिन, ये चारों चीज़ें प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे लिए एनिमल्स के लिए प्रोटीन्स वगैरह कितनी, विटामिन कितनी ज़रूरी है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कभी 73% हो गया है, कभी 74 हो गया, ये हमेशा 78% ही रहता है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊँगा नाइट्रोजन साइकिल में। तो आप पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल, मगर उससे पहले एक वीडियो चलेगी, अब वो वीडियो देखो, समझो उसको, छोटी सी क्लिप है वो देखना, और फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। तो होपफुली आपने वो वीडियो देख ली होगी। तब उसमें हुआ क्या कि एटमॉस्फेयर में आपके नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपके नाइट्रोजन है। तो उससे क्या हुआ, वो नाइट्रोजन को बोला था मैंने कि वो प्लांट्स में डायरेक्ट नहीं जाता, तो वो जाएगा सॉइल के अंदर। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल पे मौजूद होता है, वो उसको एब्जॉर्ब एसिमुलेट कर देगा सॉइल में, जिससे कि वो चला जाएगा नीचे जाएगा, तो उसे नोड्यूल मिलेंगे, नोड्यूल में उसे मिलेगा राइजोबियम, जो कि उसको प्लांट के अंदर घुसा देगा, ठीक है। अब वो प्लांट के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, क्लोरोफिल, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, कई चीज़ें जिसको एनिमल्स खाने पसंद करेंगे, तो एनिमल्स वो खा लेगा। अब एनिमल वेस्ट निकलेंगे उनमें से, अब एनिमल ने खाया तो कुछ तो निकलेगा ही, ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया। चाहे कई प्लांट्स तो ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी एनिमल प्लांट वेस्ट कहलाते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो वो प्लांट और एनिमल वेस्ट हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस चैप्टर में हम कह रहे हैं, वो उनको वापस से सॉइल में डाल देंगे डीके करके। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उसको वापस सॉइल में डाल दिया, ठीक है, सॉइल में डाल दिया। तो अब क्या हुआ, वो सॉइल से कुछ नाइट्रोजन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो कि सॉइल में डाला गया था, अब वही डीनाइट्रीफाइंग मतलब कि नाइट्रीफाइंग का अपोजिट, उनको एटमॉस्फेयर में डाल देगा, वापस एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, एक साइकिल बन गई। ये साइकिल शुरू कहाँ से हुई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने राइजोबियम से प्लांट से एनिमल से एनिमल वेस्ट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से वो चला गया आपके एटमॉस्फेयर में। अब हमने उसमें पढ़ा था कि या तो सॉइल से जा सकता है, और मैंने यहाँ पे बोला था आपको लाइटनिंग भी बोला था। लाइटनिंग से क्या होता है कि जितने बड़े बड़े
बड़े बड़े यूनिट्स में होते हैं ना नाइट्रोजन, उससे क्या होता है वो लाइटनिंग जब जो बिजली गिरती चमकती है तो उससे वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में बन जाते हैं, बदल जाते हैं, छोटे छोटे एटम्स में बदल जाते हैं, जिससे कि वो सॉइल में जाते हैं। सॉइल से फिर राइजोबियम से प्लांट एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, फिर वहाँ से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और फिर एटमॉस्फेयर में वापस। तो इसी कारणवश 78% नाइट्रोजन हमेशा कांस्टेंट रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये आप लिख के कैसे आओगे, मान लो अगर आ गया तो साइकिल आप कैसे लिख के आना, एक तो डायग्राम बना देना, मैंने आपको समझा दिया कैसे डायग्राम बनाना है। फिर आप लिख के आना नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, पता नहीं क्या हो गया है बायोलॉजी है ही ऐसी अटपटी सी, बोलने में बहुत ज़बान खिसक जाती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हाँ तो उसका एक एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, मतलब कि वो नाइट्रोजन को सॉइल में एसिमुलेट कर देता है। फिर फ्रॉम सॉइल नाइट्रोजन यूज बाय प्लांट्स, वो रूट्स के साथ राइजोबियम के साथ प्लांट्स में चले जाता है। एनिमल्स गेट प्रोटीन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स बाय ईटिंग, एनिमल को प्रोटीन वगैरह मिलता है प्लांट्स को ईट करने के बाद, तो उसे ईट करना पसंद करते हैं। फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, एनिमल्स और प्लांट जैसे मर जाते हैं या फिर उनके वेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोजेज देम एंड कन्वर्टेड देम इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब कि वो जैसे डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर उनके वेस्ट से जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो उनको फिर से डिकम्पोज कर देते हैं और उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर फिर जाते हैं। फिर वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस इनटू नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन ने कंपाउंड बना उसे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब सम बैक्टीरिया ने उसे वापस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया, विच अल्टीमेटली गोज टू एटमॉस्फेयर। दिस इज हाउ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। समझे? होपफुली समझ गए होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको क्लिप दिखाई, क्लिप से भी आपको समझ गया होगा। तो हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हमने सारी चीज़ें देख ली। इनमें से छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत आसान चैप्टर था। बहुत सी इमेजिनेशन चाहिए क्योंकि चीज़ें हमें दिखती नहीं है। तो ये चैप्टर ख़त्म करते हैं एक कोट के साथ, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। हैप्पीनेस एंड बैक्टीरिया हैव वन थिंग इन कॉमन, दे मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग, मतलब खुशियाँ और बैक्टीरिया एक ऐसी, इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि ये मल्टीप्लाई होती है डिवाइडिंग के साथ साथ, मतलब जब हम इसे डिवाइड करते हैं, मतलब और लोगों में बांटते हैं, तो ये और बढ़ती हैं। तो आप हैप्पीनेस बढ़ाइए, बैक्टीरिया नहीं, ठीक है? हैप्पीनेस बढ़ाइए, खुशियाँ बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके हमारी खुशियाँ बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करके, अच्छे अच्छे कमेंट करके, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम बैठे हुए हैं इसी काम के लिए, तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमें प्लीज़ एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप लाइक करो वीडियोज़ को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सेफ रहो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, इज़्ज़त करो। तो गुड लक, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ।